हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। आज मैं अकाउंट्स की वीडियो बनाऊंगा। अकाउंट्स का जो फर्स्ट लेसन था वो हमने खत्म कर दिया था और इकोनॉमिक्स का भी पहला लेसन हमने कंप्लीट कर लिया है। आप प्लेलिस्ट में 11th क्लास में जाके आप वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे लेसन नंबर 2 अकाउंट्स, जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अभी हमको अकाउंट्स में आगे जाके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझने हैं, जो प्रैक्टिकल्स हमें करना है, उसके लिए हमें अकाउंट्स के थ्योरी का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और इस वीडियो में पार्ट 1 में हम इन टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। मैंने यहां पे बाय लाइन, लाइन बाय लाइन सभी टॉपिक्स को लिखा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है बच्चों एंटिटी। एक बिजनेस या नॉन बिजनेस एंटिटी क्या होता है? एंटिटी का मतलब द ऑर्गेनाइजेशन विच परफॉर्म्स इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, विच परफॉर्म्स बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, वो फाइनेंशियल भी हो सकता है और चैरिटेबल भी हो सकता है। मतलब आप उसको प्रॉफिट कमाने के लिए भी बोल सकते हैं, या फिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो नॉन प्रॉफिटेबल है, जो चैरिटी करते हैं, जैसे रिलायंस, वो एक बिजनेस एंटिटी है। क्यों बिजनेस एंटिटी है? बिकॉज रिलायंस प्रॉफिट कमाने के लिए, बिजनेस करने के लिए ट्रांजैक्शंस करता है। प्रोडक्ट बेचना हो, इलेक्ट्रिसिटी बेचना हो, गैस बेचना हो, तो ये रिलायंस का काम है। टाटा एक बिजनेस एंटिटी है क्योंकि टाटा की घड़ियां हैं, टाइटन की वॉचेस हैं। इसके अलावा टाटा जो है ट्रक्स बनाता है, टाटा का नमक है, 5 स्टार होटल ताज ये टाटा का है, कार्स टाटा के हैं। तो ये जितने भी ट्रांजैक्शन है, ये टाटा क्या कर रहा है, कर क्यों रहा है? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ये सब किस में आ जाएगा? बिजनेस एंटिटी। तो बिजनेस एंटिटी में टाटा, एप्पल, रिलायंस, ठीक है ना, सैमसंग, फेसबुक, मेटा, इंस्टा, टेस्ला, ये सब क्या है? बिजनेस एंटिटीज जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हैं। माल खरीदना, माल बेचना, कस्टमर को सर्विस देना, ये क्यों करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो वो क्या है? बिजनेस एंटिटी। नॉन बिजनेस एंटिटी क्या होगा? नॉन बिजनेस एंटिटी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अनाथ आश्रम, ओल्ड एज होम चला रहा है। तो वो क्यों चला रहा है? वो तो समाज के भले के लिए कर रहा है, सोशल वेलफेयर। उसका काम प्रॉफिट कमाना नहीं है। ठीक उसी तरह कोई बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए ऑर्फेनेज होम चला रहा है, तो वहां पे जो भी पैसा आ रहा है, डोनेशन चंदे के थ्रू आ रहा है या कोई प्रोडक्ट्स को बेच के आ रहा है, तो वो जो पैसा है वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं हो रहा। वो पैसा गरीब बच्चों के लिए या अनाथ बच्चों के लिए या वृद्ध आश्रम के लिए काम में लाया जा रहा है। जैसे कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल, तो चैरिटेबल हॉस्पिटल में डॉक्टर जो पेशेंट है उनसे फीस नहीं ले रहा है, वो फ्री में इलाज कर रहा है। तो वो क्या है? नॉन बिजनेस एंटिटी। यहां पे जो ट्रांजैक्शन हो रहे प्रॉफिट के लिए नहीं हो रहे, वो लोगों के भले के लिए किया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो क्या कहलाएगा? नॉन बिजनेस एंटिटी। तो एंटिटी का मतलब द ऑर्गेनाइजेशन विच परफॉर्म्स इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ईदर फॉर प्रॉफिट और फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। अगर प्रॉफिट के लिए कर रहा है तो बिजनेस एंटिटी, अगर समाज के भले के लिए कर रहा है तो नॉन बिजनेस एंटिटी। जैसे अगर एप्पल एक जमीन खरीद रहा है वहां पे नया फैक्ट्री डालने के लिए, तो वो किसके अंडर में आएगा? बिजनेस एंटिटी, और वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। लेकिन अगर समाज में एक जमीन खरीदी गई 50 करोड़ की, लेकिन वहां पे वृद्धाश्रम खोलने के लिए, ओल्ड एज होम खोलने के लिए, तो वो जो जमीन खरीदी गई है वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन तो है, लेकिन वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। वो जो वहां पे जो जमीन खरीदी गई, वहां पे फैक्ट्री डाल के प्रोडक्ट्स बेच के लोगों से पैसा नहीं कमाया जाएगा। वहां पे गरीब लोगों के लिए, वृद्ध लोगों के लिए एक आश्रम खोला जाएगा जहां पे फ्री में लोगों को रखा जाएगा। तो वो कौन सा ट्रांजैक्शन है? नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन। लेकिन दोनों ही एंटिटी, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो नॉन बिजनेस हो, वो दोनों ही किसके अंडर में आ जाएगा? एंटिटी। सिंपल वर्ड्स, एक ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रांजैक्शंस करता है या तो प्रॉफिट के लिए या फिर समाज के वेलफेयर के लिए, तो उसे क्या कहेंगे? एंटिटी। जैसे टाटा का भी एक ब्रांच है जो चैरिटेबल का काम करता है, चैरिटी का काम करता है। जैसे कैंसर मेमोरियल हॉस्पिटल जो मुंबई में है, वहां पे लोगों का फ्री में कैंसर में इलाज होता है, तो वो भी किसके अंडर में आ जाएगा? नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन। टाटा वो एंटिटी है जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस भी कर रहा है और चैरिटेबल
ट्रस्ट के तौर पे भी काम कर रहा है। तो टाटा एक बिजनेस एंटिटी भी है और एक नॉन बिजनेस एंटिटी भी है। ठीक है, इसके बाद बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं बच्चों? एनी ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व्स मनी, which involves two parties, which involves profit as the ultimate goal। यानी हर वो ट्रांजैक्शन जो दो लोगों के बीच में हो रहा है, या तो कोई खरीदने वाला है और दूसरा बेचने वाला है, तो दो पार्टीज के बीच में होगा। अगर दो पार्टीज नहीं है तो बिजनेस ट्रांजैक्शन ही नहीं है। अगर मैं अपने फैक्ट्री के लिए जमीन खरीद रहा हूं तो कोई तो होगा ना जो जमीन को मुझे बेच रहा है, तो मैं परचेजर हूं और सामने वाला सेलर है। अगर मैं एज ए कस्टमर कुछ दुकान से खरीद रहा हूं तो मैं जिससे खरीद रहा हूं सामने वाला होना तो चाहिए कि मैं किससे खरीद रहा हूं। तो दो पार्टीज होनी चाहिए, एक सेलर और एक परचेजर। दूसरा, इसके पीछे पैसे का लेन देन हो, चैरिटी ना हो। अगर वो चैरिटी है तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होगा, ध्यान रखें। अगर वो चैरिटी है तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंडर में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे अगर हम अनाथ आश्रम में जाके 50 चादरें हमने दान कर दी बच्चों के लिए, या वृद्ध आश्रम में जाके हमने कुछ खाने पीने का सामान डोनेट कर दिया, तो क्या वो बिजनेस ट्रांजैक्शन में आएगा? नहीं, बिकॉज आप वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं कर रहे हो, आप एज अ वेलफेयर कर रहे हो। ठीक है, जिसको फिलैंथ्रोपी भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बिजनेस ट्रांजैक्शन which ultimate motive is to earn profit। मैं फैक्ट्री के लिए जमीन खरीद रहा हूं, रॉ मटेरियल ले रहा हूं। जैसे मेरी कार बनाने की अगर फैक्ट्री है तो मैं जो भी रबर, कांच, लोहा जो भी मैं खरीद रहा हूं, क्यों ले रहा हूं? ताकि उससे कार बना के बेचूं और उससे पैसे कमाऊं, तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। ठीक है, मैं कस्टमर को प्रोडक्ट बेच रहा हूं, बिजनेस ट्रांजैक्शन है। मेरे होटल में कस्टमर आके खाना खा रहा है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है। थिएटर में जाके मैं पिक्चर देख रहा हूं, बिजनेस ट्रांजैक्शन है थिएटर के लिए, बिकॉज उससे वो पैसे कमा रहा है। तो जो भी ट्रांजैक्शन पैसे कमाने के लिए हो, जिसमें दो पार्टीज इंवॉल्व हो, उसे क्या कहेंगे? बिजनेस ट्रांजैक्शन, जिसका अल्टीमेट गोल होता है प्रॉफिट कमाना। यानी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, रिलायंस हो, फेसबुक हो, केएफसी हो, इन सब का काम क्या है? ट्रांजैक्शंस या माल बेचना, क्या करने के लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो उसे क्या कहेंगे? बिजनेस ट्रांजैक्शन। अगर कोई, वो दरवाजे को बंद कर दीजिए प्लीज। अगर कोई काम चैरिटी के लिए हो रहा है तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन में नहीं आएगा। और हां, अगर आप किसी को गन पॉइंट में जबरदस्ती प्रोडक्ट बेच रहे हैं, चल मेरा प्रोडक्ट खरीद ले, तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। यानी ये वॉलंटरीली होना चाहिए, लोग अपनी मर्जी से सामान खरीदे, कस्टमर अपनी मर्जी से सामान बेचे, तो उसे क्या कहेंगे बच्चों? बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसके बाद आता है अगला, अकाउंट। अकाउंट, जैसे आपका फेसबुक में अकाउंट है, इंस्टा अकाउंट है, वैसे ही बिजनेस में भी अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, बिजनेस में जनरली जो अकाउंट्स होते हैं वो टी शेप होते हैं। टी शेप का मतलब एक साइड होगा डेबिट और एक साइड होगा क्रेडिट, जिसको हम डिटेल में आने वाले लेसन में समझेंगे। लेकिन अकाउंट होना क्यों जरूरी है? जैसे आप अपने क्लास में, अपने स्कूल में अभी तक जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, आप उनकी अलग अलग कॉपीज बनाते थे, क्यों? ताकि उसमें रिकॉर्ड रहे। केमिस्ट्री का पूरा केमिस्ट्री के कॉपी में रहे, मैथ्स का मैथ्स के कॉपी में रहे। तो अकाउंट में जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुए उसका रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है। जैसे परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट का मतलब मैंने कितना माल परचेज किया, वो सारा रिकॉर्ड परचेज अकाउंट में रहेगा। परचेज रिटर्न अकाउंट मतलब हो सकता है जो मैंने माल खरीदा, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, मैंने अपने दुकान में बेचने के लिए 100 एसीज लिए। अब उन 100 एसीज को जो मैंने लिया वो मेरे परचेज अकाउंट में रहेगा। अब उसमें से मान लीजिए 5 एसी डिफेक्टिव निकल गया, तो मैं 5 एसीज को वापस कर दूंगा, तो वो क्या कहलाएगा? परचेज रिटर्न अकाउंट। तो परचेज अकाउंट में मेरा दिखाएगा 100 एसी मैंने परचेज किया था, और परचेज रिटर्न अकाउंट में दिखाएगा कि मैंने 5 एसीज को रिटर्न किया, वो डिफेक्टिव है। उसी तरह मैंने कितना एसी सेल किया, जैसे मान लीजिए मैंने 60 एसीज सेल किए, तो वो सेल्स अकाउंट में शो करेगा कि 60 एसीज सेल हुए। तो देखिए, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, ये सारे अलग अलग अकाउंट्स में पूरा मेरे बिजनेस का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड रहेगा। जैसे सैलरी अकाउंट, कि मैंने एक साल में या एक महीने में मैंने कितना सैलरी एक्सपेंस किया, ये मेरे को खर्चों के लिए जानना जरूरी है। इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, कि कितना पैसा बिजली के तौर पे गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल के तौर पे। तो अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है, जो बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस का डिटेल रिकॉर्ड रखे, ताकि आप उसको कैलकुलेट करके पता लगा सके आपका प्रॉफिट और लॉस क्या है।
इसके बाद आता है अगला कैपिटल। कैपिटल क्या होता है बच्चों? कैपिटल का मतलब होता है कि आप बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, द मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। जैसे मान लीजिए मेरे को एक दुकान डालनी है और वो दुकान मान लीजिए कॉपी किताब की है, तो जो मैंने दुकान खरीदा या दुकान में मैंने सामान लगाया, दुकान में एसी वेसी लगवा दिया ताकि कस्टमर को गर्मी ना लगे, मैंने चेयर टेबल भी लगवा दिया कस्टमरों के बैठने के लिए, और मैंने जितना भी जितना भी मैंने बुक कॉपी मंगवाया एज अ रॉ मटेरियल, वो सब मेरे लिए क्या कहलाएगा? कैपिटल। मतलब बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट होता है उसको कहते हैं कैपिटल। अगर आप एक ठेला भी डाल रहे हैं, एक चाय का ठेला या मोमोज का ठेला अगर आप डाल रहे हैं, तो वो ठेला, वो बर्तन, कितने का आपने रॉ मटेरियल लिया मोमोज बनाने के लिए, वो सारी चीजें क्या कहलाएगा? कैपिटल। सिंपल वर्ड्स में बिजनेस शुरू करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो पैसा डलता है, उसे कहते हैं कैपिटल। बड़ी बड़ी कंपनीज में जो पैसा लगता है वो ओनर का तो लगता ही है, ओनर के अलावा काफी लोग और होते हैं जो उस बिजनेस में पैसा लगाते हैं, उनको शेयर होल्डर कहते हैं। जैसे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एमएनसी, आपका रिलायंस, सैमसंग, टाटा, ये आपका मेटा, टेस्ला, ये सब क्या है? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। इनमें ओनर के साथ साथ कई सारे दूसरे लोगों का भी पैसा लगा हुआ है, उन्होंने भी अपना बिजनेस में पैसा लगाया है, तो उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल। और उन लोगों को क्या कहेंगे? शेयर होल्डर। इसको डिटेल में हम आने वाले लेसन में देखेंगे। अभी आपको बस ये समझना है कैपिटल का मतलब बिजनेस में आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हो, क्यों इन्वेस्ट करते हो? आपको रॉ मटेरियल लेना है, आपको जमीन लेनी है, आपको फैक्ट्री लगाने के लिए मशीन्स खरीदनी पड़ेंगी, तो जो भी बिजनेस में चीजें लगेंगी, तो जो उसके लिए पैसा लगेगा उसको क्या कहेंगे बच्चों? कैपिटल। और कैपिटल बिजनेस के शुरू में कौन लगाता है? ओनर, प्रोपराइटर पैसा लगाता है। और जब बिजनेस बड़ी हो जाती है, एमएनसी हो जाता है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बन जाता है, तब ओनर के साथ साथ कई दूसरे लोगों का भी बिजनेस में पैसा लगता है, और उसको क्या कहते हैं? कैपिटल। जैसे एग्जांपल ले लीजिए अडानी। अडानी एक बहुत बड़ी कंपनी है। अब अडानी को शुरू किया था अडानी को, तो अडानी जो है वो प्रॉपराइटर है। अडानी ने बिजनेस शुरू करने के टाइम कुछ पैसा लगाया होगा, ठीक है ना, जिससे उसने फैक्ट्री डाली होगी, जमीन खरीदा होगा, मशीन्स ली होंगी, तो वो उसके लिए कैपिटल था। आज उस कंपनी में अडानी के अलावा बहुत सारे शेयर होल्डर्स ने भी पैसा लगाया है, तो उनको क्या कहेंगे? शेयर होल्डर्स। और वो क्यों लगाते हैं? अब जैसे अडानी को एयरपोर्ट टेक ओवर करना है, ठीक है, अभी जनरली इंडिया में जितने बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं वो अडानी उसका मेंटेनेंस कर रहा है, तो एयरपोर्ट्स को टेक ओवर करने के लिए अडानी को, गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ा होगा, तो वो पैसा अडानी ने पब्लिक से उठाया, मतलब पब्लिक ने अडानी की कंपनी में पैसा लगाया। अब जो भी प्रॉफिट होगा अडानी के साथ शेयर होल्डर्स को भी मिलेगा। यानी इन सिंपल वर्ड्स, बिजनेस में जो पैसा लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं? कैपिटल। जैसे मान्यवर एक इतनी बड़ी कंपनी है जो एथनिक वेयर बनाती है। आज शादियों में, राखी में, या जो भी भारतीय त्योहार है उसमें मान्यवर के ही कपड़े सबसे ज्यादा भारतीय लोग पहनते हैं। मान्यवर को जिसने शुरू किया था, ठीक है, और उसमें उसने अपनी मम्मी से सबसे पहले 10,000 रुपए लिया था। यानी जो कपड़े, आज तो मान्यवर हजारों करोड़ के टर्नओवर की कंपनी है, लेकिन जब उस कंपनी को शुरू करना था तब मान्यवर के ओनर ने, जिसने उस कंपनी को शुरू किया, उसके ओनर ने अपनी मम्मी से 10,000 रुपए लिया कि मेरे को कुछ कपड़े लेने हैं ताकि मैं उसको बेच सकूं। तो वो जो 10,000 था वो क्या था? कैपिटल। ठीक है, तो बिजनेस शुरू करने के लिए जो पैसा लगाया जाता है या बाद में भी पैसा लगाते हैं उसको कैपिटल कहते हैं। और प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगा, आपका बिजनेस का वैल्यू बढ़ेगा। लॉस होगा तो आपका कैपिटल डिक्रीज होगा, कम होगा। इसके बाद ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होता है? पर्सनल यूज के लिए अगर ओनर ने बिजनेस से पैसा निकाल लिया उसे क्या कहेंगे? ड्रॉइंग्स। जैसे मान लो किसी का हार्डवेयर का शॉप है, बहुत बड़ा शॉप है, अब उसने उस गल्ले में से पैसा निकाला और अपने बेटे के लिए एक साइकिल ले ली, तो वो क्या कहलाएगा? ड्रॉइंग्स। अब आप बोलेंगे सर उसी का ही तो बिजनेस है, उसी का दुकान है। बिल्कुल है बच्चों, लेकिन अकाउंट्स में आप आगे जाने वाले लेसन्स में समझोगे कि जनरली एक बिजनेस उसके ओनर से अलग होता है। एक बिजनेस जो होता है वो उसके ओनर से अलग होता है। हाँ, अगर उसने पैसा निकालकर उसे बिजनेस में इन्वेस्ट किया होता और पेंट खरीद लिया और सीमेंट खरीद लिया बेचने के लिए, तो वो ड्राइंग्स नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर उस बिजनेस से कमाई को वो अपने घर के लिए यूज कर रहा है, अपने बच्चे के लिए साइकिल ले रहा है, अपनी बीवी के लिए कोई प्रोडक्ट ले रहा है, अपने लिए कोई प्रोडक्ट ले रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? ड्राइंग्स।
आप यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों, एक ओनर और उसका बिजनेस अकाउंटिंग लैंग्वेज में अलग होता है। ओनर इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम इट्स बिजनेस। तो ओनर और बिजनेस, भले ओनर का ही बिजनेस है, उसी ने शुरू किया है, पर बिजनेस और ओनर दो अलग पार्टीज होती है। तो ओनर अगर अपने घर के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने बीवी के लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए बिजनेस से पैसा निकाल रहा है तो उसे क्या कहेंगे? ड्राइंग्स। या फिर मान लीजिए अपने पेंट में से उसने कुछ पेंट अपने घर में लगवा दिया, घर की पेंटिंग करवा ली, तो वो क्या कहलाएगा? ड्राइंग्स। ठीक है। इसके बाद बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज, लाइबिलिटी और एसेट, ये पूरे लाइफ टाइम आपके काम आएगा बच्चों। एस लाइबिलिटी और एसेट, सिंपल वर्ड्स में समझ जाइए, अगर आपको किसी से कुछ लेना है तो वो एसेट है, और अगर आपको किसी को कुछ देना है तो वो लाइबिलिटी है, चाहे वो पैसा हो, गुड हो या सर्विस हो। बहुत ध्यान से समझिएगा, उसके बाद हम इस डिटेल पे आएंगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं, ये लाइबिलिटी और एसेट्स। ठीक है। लाइबिलिटी हिंदी में इसको कहते हैं देनदारी, कि आपको किसी को कुछ देना है, आपको चाहे वो सर्विस हो या पैसा हो, उसे क्या कहेंगे? लाइबिलिटी। लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद अ स्मॉल एग्जांपल। मान लीजिए मैंने दुकान से 10,000 की शॉपिंग की, ठीक है, कपड़ों की 10,000 की शॉपिंग की, और मैंने उसको 2,000 का पेमेंट किया। मैंने बोला 8,000 रुपीज मैं आपको एक हफ्ते के बाद दूंगा। तो वो जो 8,000 रुपीज है वो मेरे ऊपर क्या है? लाइबिलिटी, क्योंकि मुझे वो 8,000 रुपए एक हफ्ते के बाद उसे देना है। तो क्या कहलाएगा? लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि मुझे उसे देना है। क्या देना है? पैसा देना है। तो वो क्या है? लाइबिलिटी। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने दुकान में जाके एडवांस दे दिया, 10,000 रुपए एडवांस दे दिया, सामान अभी नहीं लिया। मैंने बोला सामान में 1 महीने के बाद लूंगा। मान लीजिए मेरे को कूलर लेना था, अभी गर्मी का मौसम है, बढ़िया सा कूलर लेना था मेरे को अपने घर के लिए। मैं बोला मैं अभी बाहर जा रहा हूं 3-4 दिन के लिए, आप ये लीजिए एडवांस पेमेंट, मैं आपको सामान एक 3-4 दिन के बाद मैं आपसे सामान ले जाऊंगा। तो ध्यान से समझिए, दुकानदार के लिए वो लाइबिलिटी है, मेरे लिए नहीं है, दुकानदार के लिए है। क्यों? क्योंकि उसने एडवांस पेमेंट ले लिया लेकिन मेरे को सामान की डिलीवरी नहीं की। उसे मुझे फ्यूचर में 3-4 दिन के बाद या एक हफ्ते के बाद सामान देना है, तो उसे भी कुछ देना है, तो उसके लिए भी वो क्या है? लाइबिलिटी। यानी अगर आपने सर्विस या प्रोडक्ट ले लिया लेकिन पेमेंट नहीं किया तो वो क्या है? लाइबिलिटी। और अगर आपने एडवांस में पेमेंट ले लिया और आपने प्रोडक्ट की डिलीवरी नहीं की तो वो भी लाइबिलिटी है। ध्यान से समझिए दोनों चीजों को। मैं सैलून जाके बढ़िया सा बाल वाल कटवाता हूं, दाढ़ी वाड़ी मस्त सेट करवाता हूं, और मैंने उसको पैसे नहीं दिए, लेकिन मैं बढ़िया बाल दाढ़ी ये सब बनवा रहा हूं। ठीक है। ऐसे करते करते मेरे ऊपर 1,000 रुपए का बिल बन गया। तो मैंने अभी उसको पेमेंट नहीं लिया, मैंने सर्विस ले ली लेकिन मैंने अभी तक उसको पेमेंट नहीं किया, मेरे को उसको पेमेंट देना है, तो क्या कहलाएगा? वो लाइबिलिटी। ठीक है। इसका दूसरा एग्जांपल, अगर मैंने मान लीजिए मेरी फॉर एग्जांपल मिठाइयों की दुकान है, ठीक है, मेरे को एक शादी का ऑर्डर मिला और ऑर्डर में मेरे को 1,00,000 की मिठाई सप्लाई करनी है। शादी एक हफ्ते के बाद है, आज फॉर एग्जांपल 25 अप्रैल है, शादी जो है वो 1 या 2 तारीख को है। ठीक है। लेकिन शादी के घर ने मेरे को 1,00,000 रुपए का पेमेंट पहले ही दे दिया। ठीक है। मैंने एडवांस ले लिया बच्चों, लेकिन क्या मैंने उसको सामान की डिलीवरी की? क्या मैंने मिठाई अभी उसको दिया? नहीं। मेरे को एक हफ्ते के बाद उसको मिठाइयां देनी है, मतलब पैसे मैंने ले लिए लेकिन सर्विस नहीं दिया, गुड्स नहीं दिया, तो ये भी क्या है? लाइबिलिटी। तो आप समझिए, अगर आप एडवांस पेमेंट लेते हैं तो आपको फ्यूचर में सामान की डिलीवरी करनी है, आपको देना है, तो वो लाइबिलिटी है। और अगर आपने सर्विस ले ली और उसको पेमेंट नहीं किया तो आपको पैसे देने हैं। दोनों ही केसेस में आपको देना है, या तो सर्विस देना है या पैसा देना है। तो जब कुछ देना है तो क्या कहलाएगा बच्चों? वो लाइबिलिटी कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है आपका एसेट्स। एसेट्स मतलब जहां से आपको कुछ लेना है, कुछ वसूल करना है, लेनदारी। ठीक है। अब समझिए, मैंने किसी को एडवांस में पेमेंट कर दिया, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है। मैंने पेमेंट दे दिया, एडवांस में पेमेंट मैंने किसी को दे दिया कि भाई ये लो 3,000 रुपए, ये
तुम्हारा एडवांस पेमेंट, ठीक है, मैंने तुमको ये एडवांस पेमेंट दे दिया, मैं अपने दोस्त के लिए या अपने दोस्त के बच्चे के लिए, दोस्त तो खिलौने से नहीं खेलेगा, दोस्त के बच्चे के लिए मैं बढ़िया सा खिलौना लेकर जाऊंगा, तो मैंने उसको एडवांस में पेमेंट दे दिया 3,000, लेकिन मैंने अभी खिलौना लिया नहीं है, मैंने उससे कहा मैं 2 दिन बाद आके खिलौना लेके जाऊंगा, तो 2 दिन बाद मेरे को उससे खिलौना लेना है, तो मेरे लिए वो क्या है, एसेट। यानी अगर आप किसी को एडवांस में पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, इफ यू आर डूइंग एडवांस पेमेंट बिफोर टेकिंग द सर्विस, आप घर में रहने नहीं गए लेकिन आपने 6 महीने का एडवांस रेंट दे दिया, 1 महीने का रेंट 2,000, 2 इंटू 6 12,000 आपने दे दिया, ये लो मैं रहने आऊंगा अगले महीने से, इसका मतलब आपका पैसा उसके पास जमा है, तो वो एसेट है, क्योंकि आपको वहां जाके रहना है 6 महीने, आपको उनकी वो सर्विस लेनी है, तो आपको कुछ लेना है, तो वो क्या है, एसेट। आप किसी के यहां काम कर रहे हैं, 3 महीने हो गए आपको काम करते हुए, लेकिन आपको सैलरी अभी तक नहीं मिली है, आपकी सैलरी 1 महीने की 5,000 है, 5 इंटू 3 कितना होता है, 15,000, 3 महीने आपको काम हो गए लेकिन आपको सैलरी नहीं मिली, तो आपने सर्विस दे दिया लेकिन पेमेंट आपको नहीं मिला, तो आपको वो 15,000 वसूल करना है, आपको लेना है, तो जब कुछ लेना हो तो वो क्या कहलाएगा, एसेट। और सिंपल वर्ड्स में अगर बिजनेस को पैसा कमाने में कोई चीज मदद कर रही है तो वो एसेट है, ठीक है। अगर एक दुकान चले जाते हैं, मान लीजिए वो कपड़ों की दुकान है, तो उसकी दुकान, उस दुकान में लगा हुआ एसी, इंटीरियर, वो सब उसके लिए एसेट है, बिकॉज उसके दुकान में इंटीरियर, वो सामान में ही वो प्रोडक्ट बेच के पैसे कमाते, तो उसके लिए वो एसेट है। एक टीचर के लिए उसका एसेट उसका ब्रेन है, उसका वे ऑफ टीचिंग है, क्यों, बिकॉज उसकी टीचिंग से, उसके ब्रेन से ही वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकता है और तभी अपनी रोजी रोटी पैसे कमा सकता है, तो वह एसेट है। अब जैसे मान लीजिए मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये व्हाइट बोर्ड मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, तो ये व्हाइट बोर्ड में अगर मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा तो मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगा, बच्चों से फीस मुझे कैसे मिलेगी, तो ये व्हाइट बोर्ड मेरे लिए एसेट है। ये बढ़िया सा क्लासरूम जहां पे एसी लगा हुआ है, डेस्क बेंच है जहां बच्चे आके पढ़ रहे हैं, तो ये डेस्क बेंच, ये एसी, ये जगह मेरे लिए एसेट है, जो मुझे बच्चों से फीस लेने में हेल्प कर रहा है, बिकॉज ये मेरे लिए अर्निंग है। उसी तरह एक मिठाई दुकान के लिए उसका दुकान, उसका सामान, उसका सेटअप, उसके लिए एसेट है जो उसको पैसे कमाने में मदद कर रहे हैं। एक पिज्जा शॉप में उसकी डिलीवरी बाइक्स जिससे लोग पिज्जा डिलीवर कर रहे हैं, उसका दुकान, उसका सेटअप, वो सब उसके लिए क्या है, एसेट, बिकॉज उन्हीं के थ्रू वो पिज्जा बना के बेच रहा है और लोगों से पैसे कमा रहा है। अगर माइक्रोवेव ना हो उसकी दुकान में, वो कैसे पिज्जा बनाएगा और कैसे बेचेगा। वर्कर्स भी उसके लिए एसेट है, बिकॉज वर्कर पिज्जा बना के बेचने में हेल्प कर रहे हैं। तो एसेट क्या है, जो बिजनेस को पैसे कमाने में मदद करे, यानी लैंड, बिल्डिंग, ये सब बिजनेस के लिए क्या है, एसेट, ठीक है। अब लायबिलिटी और एसेट्स के जो डिटेल्स है कि कितने प्रकार की लायबिलिटी होती है, कितने प्रकार के एसेट्स होते हैं, वो ये है, इसको हम बच्चों अगले वीडियो में देखेंगे, वरना वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा और मैं नहीं चाहता लॉन्ग वीडियो ज्यादा हो जाए, बड़ी हो जाए और आपको समझ में ना आए। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आज समझाए, टाइप्स ऑफ एसेट और लायबिलिटी हम आपको अगली वीडियोस में समझाएंगे। ओवरऑल मैंने आपको समझा दिया लायबिलिटी, जहां आपको कुछ देना है, या तो सर्विस या तो पेमेंट, और एसेट जहां से आपको कुछ लेना है, या तो पैसा या फिर सर्विस, ठीक है। तो इनको एसेट्स और लायबिलिटी कहते हैं। तो डिटेल में अगली वीडियो में मैं इनके टाइप्स आपको बताऊंगा। बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको बेसिक टर्म समझाए। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कॉमर्स हम आपको ब्रीथ करवाएंगे, कॉमर्स विल बी योर लाइफस्टाइल। आपको प्यार करवा देंगे कॉमर्स से, मजा आएगा कॉमर्स पढ़ने में, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।